फर्स्ट क्लास में मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाया था, ठीक है, उसमें थोड़ी रिडॉक्स रिएक्शन की बातें थी, ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। और उसमें हमने जो है सेकंड क्लास जब आई तो सेकंड क्लास में हमने थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिवाइज किया, और फिर हमने एक नर्स इक्वेशन पढ़ी थी फॉर ईएमएफ ऑफ ए सेल पढ़ी थी, ठीक है। और हमने नर्स इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल पे क्या किए थे, एक दो मैंने क्वेश्चन करके दिखाए थे। तो एक और मैं क्वेश्चन करके नर्स इक्वेशन पे बताता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा फिर गिब्स फ्री एनर्जी बताऊंगा, ठीक है। तो पहले नर्स इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल पे एक दो क्वेश्चन और करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं नर्स इक्वेशन क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्स इक्वेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए भी है और नर्स इक्वेशन ईएमएफ ऑफ सेल के लिए भी है। अभी मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए नर्स इक्वेशन नहीं बताई, अभी मैंने ईएमएफ ऑफ सेल के लिए नर्स इक्वेशन बताई है, ठीक है। तो एक सेल फिर से मैं जल्दी से वैसे ही बताता हूँ। मान लो मुझे सेल बनाना है, या मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन, और मैं डायग्राम भी ले लेता हूँ साथ में। मान लिया मैंने क्या किया, मैंने एक इलेक्ट्रोड ले ली, मैंने एक इलेक्ट्रोड ले ली, ये एक इलेक्ट्रोड है, और एक और इलेक्ट्रोड ले ली, दो मेटल की इलेक्ट्रोड ले ली, दो मेटल की इलेक्ट्रोड ले ली। ये मैग्नीशियम मेटल है मान लो, ठीक है, और ये मान लो कॉपर है। क्या है, कॉपर है। तो एक मैग्नीशियम हो गया, एक क्या हो गया आपका, कॉपर हो गया। कॉपर लेना है कॉपर ले लो, सिल्वर लेना है सिल्वर ले लो। तो मैंने क्या लिया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड, अब तक आप क्या लेते थे, डैनियल सेल में क्या होता था, डैनियल सेल में एक जो रोड होती थी, इलेक्ट्रोड होती थी, वो कॉपर मेटल की होती थी, और दूसरी जो इलेक्ट्रोड होती थी, रोड होती थी, वो जिंक मेटल की होती थी। जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। तो जिंक की जो केमिकल रिएक्टिविटी है कॉपर से ज्यादा थी, तो वहां जिंक की रोड थी और कॉपर की रोड थी, ठीक है। अब हमने जिंक की जगह कोई और मेटल भी ले सकते हैं, जिंक की जगह आप आयरन ले सकते हो, एक और सेल बन जाएगा। आयरन की जगह आप मैग्नीशियम ले सकते हो, कोई भी ऐसा मेटल ले सकते हो जिसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है। एल्यूमिनियम भी ले सकते हो, एल्यूमिनियम भी चाहे तो आप ले सकते हो। तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिविटी है मैग्नीशियम की, तो मैंने दो रोड ले ली, एक मैग्नीशियम, प्योर मैग्नीशियम की रोड ले ली, इलेक्ट्रोड ले ली, एक प्योर कॉपर की रोड ले ली, इलेक्ट्रोड ले ली। अब यहाँ पे हमने एक कंटेनर में इस रोड को रखा, यहाँ पे एक कंटेनर में इस रोड को हमने रखा, दोनों कंटेनर में हमने पानी डाल दिया, वाटर है, क्योंकि वाटर तो चाहिए ही सॉल्यूशन के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब हमें क्या करना है, इस वाटर के अंदर, इस वाटर के अंदर हमें मैग्नीशियम का कोई आयनिक सोल्ट डालना है, मैग्नीशियम का कोई आयनिक सोल्ट डालना है। तो मैग्नीशियम के बहुत सारे आयनिक सोल्ट मिल जाएंगे, मैग्नीशियम के बहुत सारे आयनिक सोल्ट मिल जाएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड मिल जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट मिल जाएगा। तो मैग्नीशियम के बहुत सारे क्या मिल सकते हैं, मैग्नीशियम के बहुत सारे आयनिक सोल्ट मिल जाएंगे। तो कोई भी मैग्नीशियम का आयनिक सोल्ट ले लो, चाहो तो आप मैग्नीशियम सल्फेट ले लो, चाहो तो आप मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो। तो मान लो मैग्नीशियम सल्फेट ही ले लिया, तो मैंने वाटर में क्या डाल दिया, मैग्नीशियम सल्फेट डाल दिया। क्या डाल दिया, मैग्नीशियम सल्फेट डाल दिया। तो आपको पता है मैग्नीशियम सल्फेट वाटर में जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये आयनिक सॉल्ट है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर में जाके आयनाइज हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट का ये एक्वस सॉल्यूशन बन गया। मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। मैग्नीशियम सल्फेट आयनिक सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है, तो एक्वस सॉल्यूशन बन गया। तो ये दो आयन देगा, एक तो मैग्नीशियम 2+ आयन मिलेंगे आपको, और साथ ही में आपको मिलेंगे सल्फेट आयन। क्या मिलेंगे, सल्फेट आयन मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ये लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये एनोड का काम करेगा। मैंने आपको बताया था किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। तो ये एनोड है। अगर एनोड पे रिएक्शन देखते हैं तो एनोड पे क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, तो दोनों में ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, मैग्नीशियम की केमिकल रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है। तो जिसकी केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो ऑक्सीडाइज होगा, तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगा। तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम जो है वो कन्वर्ट होगा, मैग्नीशियम क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम की कॉपर से केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो मैग्नीशियम का क्या होना है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर आयन का क्या होगा, रिडक्शन होगा।
ध्यान देना, कॉपर का रिडक्शन नहीं होता, कॉपर आयन का रिडक्शन होगा, ठीक है। तो जिसकी केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो मैग्नीशियम की केमिकल रिएक्टिविटी एज कम्पेयर टू कॉपर ज्यादा है, तो जिसकी केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा है ऑक्सीडाइज होगा, तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगा, तो वो एनोड पे हो रहा है, और कॉपर आयन का रिडक्शन होगा वो कैथोड पे होगा। तो मैग्नीशियम एनोड पे जो होता है, ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड होता है LHS में, और ये वाला क्या होता है RHS, मैंने बताया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट साइड हो गई है आपकी, और ये राइट हैंड साइड है, तो क्या हो गई आपकी राइट साइड हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड और वो राइट हैंड साइड यानी राइट साइड हो गई, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था लेफ्ट साइड पे एनोड रखते हैं, और राइट साइड पे जो होती है वो हमारी कैथोड होती है। क्या होती है? कैथोड होती है, यही है। तो आपको पता है दुनिया का कोई भी सेल हो, वैसे दो तरीके के सेल होते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो दुनिया का कोई भी सेल हो, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पे जो होगा वो रिडक्शन होगा। बस फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो एनोड जो है वो नेगेटिव होता है और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं होता, अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे होते, अगर इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पे तो ऑक्सीडेशन ही होता है, पर होता वो पॉजिटिव है, और कैथोड पे रिडक्शन होता है पर होता वो नेगेटिव, यानी तब भी एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तब भी कैथोड पे रिडक्शन होगा, पर पोलैरिटी बदल जाएगी, एनोड पॉजिटिव हो जाएगा और कैथोड नेगेटिव हो जाएगा। तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे तब की बात है। तो अभी तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड अभी नेगेटिव है और कैथोड अभी क्या है? पॉजिटिव है। एनोड पे दुनिया का कोई भी सेल हो, कोई भी सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल हो, कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। बस ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है तो एनोड पॉजिटिव और कैथोड क्या होता है? नेगेटिव। लेकिन अभी तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? मैग्नीशियम जो कन्वर्ट होगा वो Mg2+ आयन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगा। मैग्नीशियम क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? Mg2+ आयन में कन्वर्ट होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा। तो मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है, Mg2+ आयन जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में है, तो एक्वस स्टेट में है, और 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, मैग्नीशियम 2+ आयन में बदल गया, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गया। कैथोड पे अगर हम देखें तो कैथोड पे क्या होगा? कैथोड को भी अभी हम पूरा बना लेते हैं। तो कैथोड को बनाने के लिए ये जो था लेफ्ट हैंड साइड पे था, ये आपका क्या था? इसको हम बोलते थे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या बोलते थे? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये हाफ सेल ही होता था, पर किस तरीके का हाफ सेल? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते थे रिडक्शन हाफ सेल। तो ये क्या होता है? रिडक्शन हाफ सेल। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो क्या होता है? वो आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है। और जो राइट हैंड साइड पे होता है वो क्या होता है? आपका रिडक्शन हाफ सेल होता है। क्या होता है? रिडक्शन हाफ सेल होता है। दोबारा लिखिए। तो ये जो है, ये आपका जो है वो क्या है? ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और ये आपका रिडक्शन हाफ सेल है। तो जो लेफ्ट साइड होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात हो रही है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो लेफ्ट साइड पे जो होता है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, ठीक है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। और राइट साइड पे जो होता है, जो राइट साइड है वो रिडक्शन हाफ सेल होता है। तो राइट साइड पे जो होता है वो रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं उसे। तो ये भी एक हाफ सेल है, ये भी है हाफ सेल है, दोनों हाफ सेल मिलके कंप्लीट सेल बनाते हैं, ठीक है। तो ये LHS और ये RHS। वैसे मैंने आपको बताया था सिंपल सा तरीका था। इसको हम जो बोलते थे वो क्या बोलते थे? इसको बोलेंगे लोआ और इसको बोलेंगे RRC।
तो ये लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड, यानी एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है, उसको लेफ्ट साइड रखना है और एनोड नेगेटिव होता है लोहा, और ये क्या है RRC। तो जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइज होगा तो वो एनोड होगा, उसे किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड, यानी एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, उसे लेफ्ट साइड रखना है। तो एनोड कैसा है बेटा, नेगेटिव होता है, एनोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और राइट साइड रिडक्शन कैथोड, ठीक है। तो राइट साइड रिडक्शन कैथोड, तो जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है उसके आयन का रिडक्शन होगा। कम रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, कॉपर है, तो कॉपर कम रिएक्टिव एलिमेंट है, तो उसके आयन का क्या होना है, उसके आयन का रिडक्शन होना है। तो रिडक्शन जिसका होगा वो कैथोड होगा, तो कॉपर आयन का रिडक्शन होगा तो वो कैथोड है, तो कैथोड पे रिडक्शन होगा, किधर रखेंगे उसको, राइट साइड। तो राइट साइड रिडक्शन कैथोड, यानी कैथोड पे रिडक्शन होगा, उसको राइट साइड रखेंगे। कैथोड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो ये कैथोड हो, ठीक है। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट हमने पहले भी सीख रखा है, कोई बड़ी चीज नहीं। इसमें देखते हैं कॉपर का हमें कोई आयनिक सॉल्ट भी डालना है, तो कॉपर का कोई आयनिक सॉल्ट डाल दो। तो कॉपर के आयनिक सॉल्ट होते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड भी है CuCl2, और कॉपर सल्फेट भी है। तो आप कोई भी आयनिक सॉल्ट ले सकते हो, चाहे क्यूप्रिक क्लोराइड ले लो, चाहे क्या ले लो, कॉपर सल्फेट ले लो। तो कॉपर सल्फेट आप वाटर में डिजोल्व कर दो। तो कॉपर सल्फेट अगर आप वाटर में क्या करते हो, डिजोल्व करते हो, तो दो आयन अलग हो जाते हैं, कॉपर आयन अलग हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे, और सल्फेट आयन अलग हो जाएंगे, तो आयनाइजेशन हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट का क्या बन गया, एक्वस सॉल्यूशन बन गया। तो कैथोड पे जो रिएक्शन होना है, कैथोड पे जो रिएक्शन होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो कैथोड पे जो रिएक्शन होने वाला है वो क्या होने वाला है कि जो Cu2 प्लस आयन है, जो Cu2 प्लस आयन है वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Cu2 प्लस आयन जो कि एक्वस कंडीशन में है, Cu2 प्लस आयन जो कि एक्वस कंडीशन पे है, वो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, किस में बदल जाएगा, कॉपर में। और कॉपर क्या है आपका, सॉलिड। कॉपर क्या है आपका, सॉलिड। तो Cu2 प्लस आयन एक्वस कंडीशन में है, तो एक्वस सॉल्यूशन में Cu2 प्लस आयन हो, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, किसमें बदल जाएंगे, कॉपर में बदल जाएंगे, सॉलिड में। तो हमने देखा कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ और कैथोड पे रिडक्शन हुआ, एनोड नेगेटिव और कैथोड क्या है, पॉजिटिव। ये है। अगर ओवरऑल रिएक्शन हम इसका देखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन क्या था, दोनों रिएक्शन को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो दोनों रिएक्शन को आप चाहो तो ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, जो मैग्नीशियम है, जो मैग्नीशियम है, LHS में LHS ऐड कर दो। तो इस साइड ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ये एक इक्वेशन एनोड की, ये दूसरी इक्वेशन कैथोड की, यही है। तो अगर हम देखें तो ये लेफ्ट साइड है LHS, इसमें ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, तो ये इसका LHS है और ये इसका RHS है। ऐसे ये इसका LHS है और ये इसका RHS है। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कर दो, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड करोगे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम प्लस क्या हो जाएगा, Cu2 प्लस आयन प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर RHS में RHS ऐड कर दो। RHS में RHS ऐड करोगे तो RHS में RHS ऐड करो, क्या हो जाएगा भाई, मैग्नीशियम 2 प्लस आयन, मैग्नीशियम 2 प्लस आयन प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, फिर दो इलेक्ट्रॉन, और किसमें बदल रहे हैं भाई, और क्या है, यानी LHS में इधर क्या है, LHS में मैग्नीशियम 2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर RHS में इधर RHS में क्या है, मैग्नीशियम 2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर RHS में क्या है, कॉपर है, तो प्लस कॉपर। यही हो गया। स्टेट लिख दो, ये सॉलिड स्टेट में था, ये एक्वस स्टेट में था, ये एक्वस स्टेट में है, और ये क्या है, सॉलिड स्टेट में। यही है। मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और कॉपर आयन ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। यही है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन है। आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, एनोड हर एक कोई भी दुनिया का केमिकल सेल आप बना सकते हो, किसी का भी एनोड ले सकते हो, किसी का भी कैथोड ले सकते हो। मैं कैथोड चाहता तो सिल्वर का भी ले सकता था, ठीक है, किसी और एलिमेंट का भी ले सकता था, ठीक है, सिल्वर का ले सकता था, आयरन का ले सकता था, किसी का भी ले सकता था, ठीक है। ऐसे ही मैं एनोड भी किसी का भी ले सकता था, एल्यूमिनियम ले सकता था, जिंक ले सकता था, आयरन ले सकता था, किसी भी मेटल का। तो एनोड ज्यादा रिएक्टिव है होता है वो वाला मेटल हम सिलेक्ट करेंगे, कैथोड कम रिएक्टिव होता है।
तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है, सॉल्ट ब्रिज होता है और एक वायर होती है। वायर तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए होती है, जो इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होने देगी, और सॉल्ट ब्रिज का काम है क्या करना, सेल का इंटरनल सर्किट कंप्लीट करना, आयंस का उसमें से फ्लो कराना, और विदाउट मिक्सिंग दोनों सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या करने, मेंटेन करने के लिए हमें जो लिखना होता है वो एनोड का रिएक्शन लिखना होता है, और किसका रिएक्शन लिखना होता है, कैथोड का लिखना होता है, और क्या लिखना होता है, ओवरऑल लिखना होता है। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको बता ही दी थी। अगर मुझे सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है तो हम इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन लिख ही सकते हैं, तो हम इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन में हम देखते हैं क्या हो जाएगा। ये मैंने बताया था एरो हटा देंगे तो एक स्लैश लगा दो। ठीक है, ऐसे ही क्या है बेटा, यहाँ पे भी एरो हटा के क्या लगा दिया, स्लैश लगा दिया। ठीक है, मैंने बताया था बीच में आप क्या कर दोगे, बीच में डबल स्लैश लगा दो। ये सॉल्ट ब्रिज के लिए होता है, किसके लिए होता है, सॉल्ट ब्रिज के लिए। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या कर दोगे, हटा दोगे, उसकी तो जरूरत होती नहीं इलेक्ट्रॉन की, तो हमें पता है जितने लॉस होंगे उतने गेन होंगे। और जो आयंस है उनकी हम कंसेंट्रेशन मेंशन कर देंगे, आयंस की कंसेंट्रेशन मेंशन कर दो। मान लो मैग्नीशियम 2+ आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो 0.2 मोल है, 0.2 मोल पर लीटर, 0.2 मोल, तो 0.2 मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर मोलर होता है, मोल पर लीटर क्या होता है, मोलर। तो 0.2 मोल पर लीटर यानी 0.2 मोलर। और इसकी कंसेंट्रेशन भी मान लो ले लेते हैं, कितनी ले लेते हैं, इसकी कंसेंट्रेशन मान लो ले ली हमने 0.02 मोलर, इसकी कंसेंट्रेशन ले ली। ये कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन है। तो ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये आपका क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पे हम चाहें तो कंसेंट्रेशन मेंशन कर सकते हैं, इनकी कंसेंट्रेशन हमें पता ही है, वो हम कर सकते हैं। मैंने बताया था बाहर से जो है इलेक्ट्रोड के बीच में हम क्या लगाते हैं, वायर लगाते हैं। तो वायर में से तो क्या फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, कहाँ से कहाँ जाएंगे, एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे। और हम सॉल्ट ब्रिज जो लगाते हैं, तो ये सॉल्ट ब्रिज हम लगाते हैं, और सॉल्ट ब्रिज का जो काम होता है वो आयंस के फ्लो के लिए होता है। तो सॉल्ट ब्रिज में से आयंस फ्लो करते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन जरूर पता होना चाहिए। तो सॉल्ट ब्रिज का जो फंक्शन है वो क्या है, सेल के इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है, दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करता है, सेल के इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, आयंस के फ्लो के लिए एक पाथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वायर में से फ्लो करते हैं और आयंस किसमें से फ्लो करेंगे, सॉल्ट ब्रिज में से फ्लो करेंगे। और दोनों सॉल्यूशन को बिना मिक्स हुए दोनों सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या करता है, मेंटेन करता है। अब मैंने इसके बाद आपको नस्ट इक्वेशन भी बताई थी, क्या बताई थी, नस्ट इक्वेशन, क्योंकि नस्ट इक्वेशन पे ही था। तो नस्ट इक्वेशन के लिए अगर हम देखें उस हिसाब से, तो इस सेल का आप ईएमएफ निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो आप निकाल ही सकते हो, स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन पे आप निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन मैंने आपको बताई थी 1 मोलर होती है, कितनी होती है, 1 मोलर होती है। तो आप स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन पे तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, वैसे इस कंसेंट्रेशन पे भी हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड तो हमें पता है, हम अभी निकाल लेंगे स्टैंडर्ड कितना होता है। नस्ट इक्वेशन क्या कहता है, जो ई सेल होता है यानी ईएमएफ ऑफ सेल एट एनी कंडीशन, एनी कंसेंट्रेशन, EMF of cell at any condition, any concentration, वो बराबर होता है स्टैंडर्ड EMF of cell, स्टैंडर्ड EMF of cell माइनस बताया था 2.303 RT अपॉन में NF और log Q। मैंने आपको बताया था टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर होता है 298 केल्विन होता है। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96500 कूलम होती है, और आर की वैल्यू भी होती है, और आर की भी वैल्यू होती है, आर की है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो इसको अगर हम पूरे को सॉल्व करके लिख लें पूरे को, तो मैंने आपको बताया था कितना होता है 0.0591 और लॉग क्या हो। तो ये नस्ट इक्वेशन थी जो हमने पढ़ी थी, ये नस्ट इक्वेशन थी जो हमने पढ़ी थी। इसमें आपको याद करना है ई नोट सेल है, ईएमएफ ऑफ सेल है कि स्टैंडर्ड कंडीशन या स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लॉस और गेन हो रहे होते हैं, क्यू जो है वो रिएक्शन कोएफिशिएंट है, और ई सेल जो होता है ईएमएफ ऑफ सेल एट एनी कंडीशन एनी कंसेंट्रेशन। अब उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये तो सेल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये वैल्यू मैं यहीं डाल, कई बार वो क्या करते हैं ओवरऑल रिएक्शन दे देते हैं, कई बार वो ऐसे सेल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे और आपको इनकी कंसेंट्रेशन दे देंगे। ठीक है, तो ध्यान देना जब सेल रिप्रेजेंटेशन वो दे देंगे तो आपको ओवरऑल रिएक्शन में बदलना पड़ेगा, किसमें बदलना पड़ेगा, ओवरऑल रिएक्शन में बदलना पड़ेगा।
सेल रिप्रेजेंटेशन एक अलग चीज है। ओवरऑल रिएक्शन में तो रिएक्टेंट साइड होती है और क्या होती है, प्रोडक्ट साइड। तो हमें प्रोडक्ट साइड चाहिए होती है और क्या चाहिए होती है, रिएक्टेंट साइड चाहिए होती है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन को इसमें बदलना पड़ेगा। तो आप बदल सकते हो, बड़ा आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज थी नहीं, आप बदल सकते हो, बड़ा आसान था। ठीक है, वो क्वेश्चन जब भी देंगे तो क्या करेंगे, नस्ट इक्वेशन पे जब भी क्वेश्चन देंगे तो आपको एक ऐसे सेल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। और सेल रिप्रेजेंटेशन में जैसे यहाँ पे मैंने कॉपर और मैग्नीशियम लिया था, तो मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन दे देंगे, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन दे देंगे। अगर कोई और ले लेंगे, वो मान लो कुछ और भी ले सकते थे, ठीक है, वो आयरन भी ले सकते, तो आयरन दे देंगे और Fe2+ आयन की कंसंट्रेशन दे देंगे। ठीक है, Fe2+ आयन की, तो कुछ भी दे सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। तो सेल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे और इनके आयंस की कंसंट्रेशन दे देंगे और कहेंगे कि ईएमएफ सेल का निकालो इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल एट दिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। तो हम निकाल सकते हैं इस कंडीशन पे सेल की ईएमएफ, हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो नस्ट इक्वेशन तो बड़ी सिंपल है, हमारे सामने ही है। ई सेल इक्वल टू क्या है, ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। सबसे पहला काम है कि इस इक्वेशन को, जो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप ओवरऑल रिएक्शन में कन्वर्ट करो। तो कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो ये लेफ्ट साइड ही है, तो ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है, ये राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड में एनोड है, राइट साइड में कैथोड है। तो एनोड पे क्या हुआ है वो देख लेते हैं। मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हुआ है भाई, मैग्नीशियम Mg2+ आयन में कन्वर्ट हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का उसने क्या किया है, लॉस किया है। तो ये यही इक्वेशन है। तो मैग्नीशियम कन्वर्ट हुआ है किसमें, Mg2+ आयन में, और 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड में क्या हुआ है। राइट हैंड साइड में Cu2+ आयन कॉपर में बदला है। Cu2+ आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए हैं। Cu2+ आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और अपना रिडक्शन करके कॉपर में कन्वर्ट हुआ है। तो राइट हैंड साइड में क्या हुआ, ये तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी क्या है, ये एनोड है, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये राइट हैंड साइड है, ये क्या है, कैथोड है। मैंने पहले ही बता रखा है, इसको लोहा बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, RRC। राइट साइड रिडक्शन कैथोड, राइट साइड पे रिडक्शन है वो कैथोड है, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन है वो एनोड है। तो कैथोड में क्या होगा, कैथोड में Cu2+ आयन क्या कर रहा है, Cu2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और किसमें कन्वर्ट होगा, वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, Cu2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और किसमें बदल रहा है भाई, कॉपर में बदल रहा है। यही है ओवरऑल रिएक्शन के लिए, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। ओवरऑल रिएक्शन के लिए दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो दोनों इक्वेशन को आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो दोनों इक्वेशन को। तो करते हैं दोनों इक्वेशन को ऐड। क्या हो जाएगा बेटा, Cu2+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg2+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कॉपर। ये करना पड़ेगा क्योंकि क्यू निकालने के लिए इधर से बच्चे क्यू निकालते हैं डायरेक्ट। तो वैसे तो जब प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट निकालना आ भी जाएगा, लेकिन अभी आप ऐसे करना, डायरेक्ट भी मैं बता दूंगा बात को। ठीक है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया। तो ये आपका ओवरऑल रिएक्शन हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसिल। तो ये आपका ओवरऑल रिएक्शन ऐसे आप निकाल सकते हो जब भी सेल रिप्रेजेंटेशन आपको दे रखी हो। तो अब इसमें इनकी कंसंट्रेशन भी आपको पता ही है, सबकी कंसंट्रेशन दे ही रखी है। इसमें अगर देखें तो कंसंट्रेशन मेंशन है। तो Cu2+ आयन था, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, Mg2+ आयन बना रहा है, और क्या है, और कॉपर बना रहा है। यही है, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है। ये एक्वस है तो इसकी कंसंट्रेशन मेंशन है, ये सॉलिड है, ये एक्वस, और ये क्या है, सॉलिड है। इनकी कंसंट्रेशन देख लेते हैं। कॉपर आयन की जो कंसंट्रेशन वो ये रही, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन 0.02 मोलर, यही है। और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन जो है, मैग्नीशियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, वो 0.2 मोलर है। कितनी है, 0.2 मोलर है। ये है, तो ये मैंने किससे, सेल रिप्रेजेंटेशन से, किससे, सेल रिप्रेजेंटेशन से मैंने ओवरऑल रिएक्शन लिख दिया। सेल रिप्रेजेंटेशन दिया रहता है, उससे ईएमएफ सेल का निकालना होता है। मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन से ओवरऑल रिएक्शन क्या कर दिया, लिख दिया। ये हमारी
क्या है, नस्ट इक्वेशन है, हमने पहले भी स्टडी की थी। अब इसमें हम वैल्यू डालते चले जाते हैं। इसमें अगर वैल्यू डालनी है तो क्यू निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? क्यू निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले क्यू निकालेंगे। तो क्यू निकालेंगे तो क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम, कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम, यही है। अब इसमें हमें पता है जो प्योर मेटल होते हैं उनकी कंसंट्रेशन यूनिटी लेते हैं, तो प्योर कॉपर की कंसंट्रेशन 1, प्योर मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन 1, सॉलिड की कंसंट्रेशन यूनिटी ले लेते हैं, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये हटा देंगे, ये आ गया। इनकी कंसंट्रेशन हमें मेंशन है तो इनकी कंसंट्रेशन आप डाल दो। मैग्नीशियम 2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन है 0.2 मोलर, तो इनकी कंसंट्रेशन है 0.2 मोलर। ठीक है, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन तो यूनिट तो डालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि केसी क्यूसी की कोई यूनिट ही नहीं होती है। कॉपर 2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर हम देखेंगे, कॉपर 2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन 0.02 मोलर है, यही है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -1, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर -2। 2 से क्या कैंसिल हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 10 की पावर 1, यानी 10 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो वैल्यू डाल देंगे हम। क्यू तो हमने निकाल लिया, क्यू हमने निकाल लिया इस तरीके से। एन हमें पता ही है। एन हम देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, इन्हें बैलेंस केमिकल इक्वेशन कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें एक और चीज चाहिए, ई नोट सेल तो चाहिए ही चाहिए ना। ई नोट सेल कैसे लाएंगे भाई? ई नोट सेल भी तो चाहिए, हमें तो इस कंसंट्रेशन पे निकालना था, तो ई नोट सेल भी तो चाहिए। जब ई नोट सेल चाहिए होता है तो वो ऐसे निकालते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि ई नोट सेल, ई सेल जो होता है वो होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड का। कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान देना, ठीक है। ये देखने की जरूरत नहीं है कि कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है। वैसे तो एक ये फॉर्मूला होता है ई कैथोड प्लस ई एनोड, ये फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस एनोड का ऑक्सीडेशन, भाई एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। ये वैसे बेसिक फॉर्मूला ये है, ठीक है, कि कैथोड पे क्या हुआ है, कैथोड पे रिडक्शन होता है तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे, प्लस एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करेंगे, ये होता है। और हमें पता है हम इन सब में नहीं उलझेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में नहीं उलझेंगे, हमें सबका रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया रहता है। तो हम एक काम करते हैं, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, प्लस एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है। तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में बदलने के लिए क्या लगा देते हैं, यहाँ मान लो माइनस लगा देते हैं, क्योंकि मैंने बताया साइन चेंज कर दो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा बेटा? अब ये माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस। अब एनोड का भी क्या लेना है? अब एनोड का भी क्या लेना है? रिडक्शन पोटेंशियल। उन्होंने ये फॉर्मूला इसलिए दिया, एनसीईआरटी वालों ने ये फॉर्मूला इसलिए दिया है,
आगे देखते हैं बेटा। तो एनसीईआरटी वालों ने एक काम कर दिया, तो एनसीईआरटी वालों ने सीधा ये काम कर दिया है। तो उन्होंने क्या कर दिया है कि क्या यही फॉर्मूला ही दे दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज ही ना रहे। तो सीधा बोला, उन्होंने प्लस वाला बताया ही नहीं, उन्होंने सीधा बताया ई सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसलिए बताया कि कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल डालो भाई आप, और एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल डालो, किसी के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के चक्कर में नहीं पड़ना है। बच्चे ये कंफ्यूज ना हो कि कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल क्यों डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। अगर रियल फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैथोड पे क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, तो उसका तो रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं, और एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हैं, तब तो प्लस होता था। कैथोड पे रिडक्शन तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिया, प्लस एनोड पे ऑक्सीडेशन तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में ध्यान रखने वाली बात ये थी कि कैथोड का तो रिडक्शन पोटेंशियल डालेंगे क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, और एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डालेंगे क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। पर अब ये कौन बार बार याद, रियल फॉर्मूला तो ये है। तो उसको ठीक करने के लिए एनसीईआरटी वालों ने क्या कर दिया कि भाई कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल डालना ही है, और एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डालना है। तो हम एक काम करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के आगे माइनस कर देते हैं। अब तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब तो रिडक्शन पोटेंशियल में बदल गया, साइन बदलने पे। तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। तो ये क्या हो गया, अब इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल डाला, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब दोनों का ही हमें रिडक्शन पोटेंशियल डालना है, कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल डालना है और एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल डालना है। इस तरीके से है। तो इसमें देखते हैं अगर स्टैंडर्ड होगा तो क्या हो जाएगा। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल के लिए नोट लगाते हैं, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड। ये नोट जो लग गया वो किसके लिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए होता है। इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमने निकाल के रख रखे हैं, एनसीईआरटी ने डाटा ही दे रखा है पूरा कि एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इसका जो हम रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं, दोनों जीरो लेते हैं, दोनों ही क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल भी जीरो लेंगे और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जीरो लेंगे। तो उसके कंपेयर कर करके सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड निकाल रखा है। सभी एलिमेंट का, सभी आयंस का, सभी मेटल का आयंस का रिडक्शन पोटेंशियल और मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल रखा है। किसकी हेल्प से निकाल रखा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल की हेल्प से निकाल रखा है। तो इसमें हम देख लेंगे, कॉपर का तो हमें पता है, मैग्नीशियम का हम एनसीईआरटी में देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम का जो एनसीईआरटी में होता है वो कितना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल हमें देखना है। तो देखते हैं मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ रहा है मैग्नीशियम का। तो Mg2+2 इलेक्ट्रॉन, ये रहा मैग्नीशियम का रिडक्शन है -2.36, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो मैग्नीशियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इसको भी लिखने का एक तरीका होता है, यानी ई नोट पहले आयन लिखते हैं, तो पहले मैग्नीशियम आयन लिख दिया और बाद में क्या लिख दिया, बाद में मैग्नीशियम लिख दिया। ऐसे ही ई नोट मैंने आपको बताया था, एक चीज बताई थी कि पहले आयन लिख दो बाद में मेटल लिख दो, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल होता है, और पहले मेटल लिख दो बाद में आयन लिख दो तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। तो वैसे कभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देते नहीं है। जैसे अगर हम जिंक के केस में देख लें तो Zn2+ आयन किस में बदलेगा, जिंक में बदलेगा, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है। और पहले मेटल लिख दूं, पहले जिंक लिख दूं, पहले जिंक लिख दूं और बाद में जिंक 2+ आयन लिख दूं, बाद में जिंक 2+ आयन लिख दूं, बाद में जिंक 2+ आयन लिख दूं, तो ये क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो हमें पता है जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल भी पता है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी पता है। जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो -0.76 वोल्ट होता है, और जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो +0.76 होता है। यानी साइन ही तो बदला, बाकी तो सेम रहता है, बाकी तो सेम रहता है। लेकिन हमें कभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया नहीं जाता, वो हमेशा रिडक्शन ही दिया है। यहाँ मैग्नीशियम के लिए लेना है, तो मैग्नीशियम के लिए Mg2+ आयन किसमें बदल रहा है, मैग्नीशियम में बदल, ऐसे लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल है ना,
तो रिडक्शन पोटेंशियल Mg2 प्लस आयन, पहले आयन लिख दिया, बाद में क्या लिख दिया, मेटल लिख दिया। पहले आयन लिख दिया, बाद में क्या लिख दिया, मेटल लिख दिया। Mg2 प्लस आयन क्या है, Mg2 प्लस आयन तो आयन हो गया और मैग्नीशियम। इसका रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल हुआ क्योंकि पहले आयन है बाद में मेटल, तो रिडक्शन पोटेंशियल। और पहले मेटल होता और बाद में आयन होता तो क्या होता, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, लेकिन हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया रहेगा। तो Mg2 प्लस आयन पहले, तो आयन पहले मेटल बाद में, तो Mg2 प्लस आयन और बाद में क्या है, मैग्नीशियम है। तो हम इसका देखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल है -2.36 है, 4 है, 2.36, तो 2.36 ये इतने वोल्ट हो गया इसका। कॉपर का भी देख लेते हैं, तो कॉपर का भी हमें पता ही है, कॉपर का भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो, तो कॉपर का भी आपको पता है। आप सेल रिप्रेजेंटेशन की तो जरूरत नहीं है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन में हटा ही देता हूँ, इसकी कोई जरूरत तो है नहीं, ठीक है। तो ई नोट, पहले आयन लिख दो तो कॉपर आयन, बाद में क्या लिख दो, कॉपर। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है +0.34 वोल्ट, यही होता है। अब हमें क्या निकालना है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पे क्या हुआ था भाई, कैथोड पे रिडक्शन हुआ था, किसका रिडक्शन हुआ था, कॉपर आयन का। तो यहाँ क्या आएगा, Cu2 प्लस आयन, किसमें बदला, कॉपर में बदला। एनोड पे हुआ भले ऑक्सीडेशन था, लेकिन हमें लिखना तो रिडक्शन पोटेंशियल है, तो पहले क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम आयन, और बाद में क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम, ऐसे लिखेंगे। क्योंकि जो कैथोड बना हुआ है, कैथोड कॉपर का बना है, तो पहले आयन बाद में मेटल। एनोड मैग्नीशियम का बना हुआ है, एनोड मैग्नीशियम का बना हुआ है, तो पहले मैग्नीशियम आयन और बाद में मैग्नीशियम, यही है। तो ये आपके लिए हो गया। तो ई नोट सेल आप निकाल सकते हो, ई नोट सेल आप निकाल सकते हो। तो निकालते हैं ई नोट सेल, कितना हो जाएगा बता। ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू हम डाल देते हैं, कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी +0.34 वोल्ट, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी हम डाल देते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2.36 वोल्ट, ये आ गई इसकी वैल्यू। कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करोगे तो 2.36 और 0.34 कितना हो जाएगा, 2.7। तो 2.70 वोल्ट इसका क्या आ गया, ईएमएफ आ गया, स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल का आ गया। पर ये स्टैंडर्ड ईएमएफ पता है किस कंसेंट्रेशन पे आता है, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ जो आया है, स्टैंडर्ड ईएमएफ आया जब इसकी कंसेंट्रेशन कितनी होती, 1 मोलर होती, कितनी होती, 1 मोलर, और इसकी कंसेंट्रेशन भी कितनी होती, 1 मोलर। यानी दोनों, कॉपर आयन की भी 1 मोलर, मैग्नीशियम आयन की भी 1 मोलर यूनिट कंसेंट्रेशन होती, जो स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन मानते हैं। पर इसकी तो 0.2 मोलर है, और इसकी कितनी है, 0.02 मोलर, 0.02 मोलर, यही है। तो इस तरीके से, तो हमने इससे क्यों निकाला, इस कंसेंट्रेशन पे हमें सेल का ईएमएफ निकालना है। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ तो पता ही चल गया कितना आ गया, स्टैंडर्ड ईएमएफ हमें पता चल गया 2.70 आ गया, ये है। एन की वैल्यू हमें पता है कितनी है भाई, एन की वैल्यू 2 है, और क्यू कितना है हमारा, 10 है। तो आपको एक चीज पता होगी, log 10 की वैल्यू आपको पता है, log 10 कितना होता है, तो log 10 1 होता है, log 10 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हटा ही देंगे हम, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। हम करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, कितना आ जाता है ये देखते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.0591 डिवाइडेड बाय क्या है, 2 है, ये आ गया। ये वैल्यू आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ रही है 0.02955, ये आ गया, ठीक है। और इसमें से हम माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है, 2.70 में से माइनस हो रहा है, करते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.67045 वोल्ट। इतने वोल्ट इसका क्या होगा, ईएमएफ होगा इस पर्टिकुलर कंडीशन पे, इस पर्टिकुलर कंडीशन पे। किस कंसेंट्रेशन पे, किस कंसेंट्रेशन पे, जो ये वाली आपकी गिवन कंसेंट्रेशन है, ये कंसेंट 0.02 और 0.2 मोलर पे है, ठीक है। अब मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, अभी मैं दे दूंगा, एक बार मैं गिब्स फ्री एनर्जी आपको करा दूं, उसके बाद मैं दोनों के साथ ही क्वेश्चन दे दूंगा। तो अब हम देख लेते हैं गिब्स फ्री एनर्जी को, एक बार देख लेते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। देखो
कोई भी सिस्टम के अंदर जो मैक्सिमम एनर्जी है, जिसको किसी भी सिस्टम के अंदर एनर्जी होती है, लेकिन किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी है वो सारी एनर्जी किस में नहीं कन्वर्ट हो सकती, वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकती, यूजफुल वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो वो मैक्सिमम एनर्जी जिसको यूजफुल वर्क डन में हम किसी सिस्टम की कन्वर्ट कर सके उसे कहते हैं गिफ्ट फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो सेल या बैटरी भी हमारा क्या होता है, एक सिस्टम होता है। सेल और बैटरी भी हमारी क्या है, एक सिस्टम है। तो कोई भी सेल ले लो, कोई भी बैटरी ले लो, क्योंकि बैटरी भी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होती है। ठीक है, ग्रुपिंग ही होती है, ग्रुपिंग ऑफ सेल, मिक्स्ड होती है या क्या होती है, सीरीज पैरेलल होती है या तो मिक्स्ड होती है। तो सेल आपका एक डिवाइस या एक अरेंजमेंट है, और सेल भी आपका एक सिस्टम ही है। और सेल आपके लिए कितना मैक्सिमम वर्क डन कर सकता है वो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी है। जैसे आप कोई पेंसिल सेल मार्केट से लेके आए, उसे लेक्लेंची सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेक्लेंची सेल बोलते हैं। तो ड्राई सेल भी बोलते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे ड्राई सेल या लेक्लेंची सेल। तो आप पेंसिल सेल लेके आते हो, आपने घड़ी में लगाया और 3 महीने तक घड़ी चली और सेल फिर डेड हो गया या वीक हो गया, जो भी है, मतलब अब वो एनर्जी नहीं दे सकता, वर्क डन नहीं कर सकता। तो उसने 3 महीने तक वर्क डन किया, तो जितना भी 3 महीने में वर्क डन उसने किया है वो उससे, उस सिस्टम से हमने मैक्सिमम वर्क डन विड्रॉ किया है। तो वो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी थी। वो उसकी क्या थी? गिब्स फ्री एनर्जी थी। तो गिब्स फ्री एनर्जी देखते हैं, गिब्स एनर्जी भी बोल देते हैं कई बुक में, गिब्स एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी की अगर हम बात करें तो देखते हैं, फॉर्मूला यहीं से मिल जाएगा, बड़ा आसान फॉर्मूला है, कोई बहुत बड़ी चीज होती नहीं है। नर्स इक्वेशन से ही मैं फॉर्मूला बना देता हूँ, अपने आप ही बन जाएगा। एक चीज वैसे समझना, गिब्स फ्री एनर्जी को जी से डिनोट करते हैं, आपने पढ़ रखा है, कुछ सिंबल आपने पढ़े थे 11th में पढ़े थे, यू है, एच है, ठीक है, जी है, तो ये आपने पढ़े थे। तो यू आपका होता था इंटरनल एनर्जी, एच होता था एंथैल्पी, जी होता था गिब्स फ्री एनर्जी। यू इंटरनल एनर्जी, एच एंथैल्पी, जी गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा यू होता था चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एच होता था चेंज इन एंथैल्पी, और डेल्टा जी क्या होता था? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा यू जो है वो क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा एच जो है वो क्या है? चेंज इन एंथैल्पी। और डेल्टा जी क्या है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है। ठीक है, अगर मैं नोट लगा दूं तो ये स्टैंडर्ड हो जाएगा, स्टैंडर्ड चेंज इन इंटर एनर्जी, स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी और स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी को जी से डिनोट करते हैं, और डेल्टा जी आपका क्या हो गया? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी हो गया। और डेल्टा जी नोट जो हो गया वो हो गया स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। क्या हो गया? स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है ये आपका मैक्सिमम वर्क डन होता है। किसी सिस्टम से आप कितना मैक्सिमम वर्क डन करा सकते हो, वो एनर्जी, किसी भी सिस्टम की वो मैक्सिमम एनर्जी जिसको यूजफुल वर्क डन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो उसकी क्या होती है? गिब्स फ्री एनर्जी होती है। ठीक है, तो जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होती है वही मैक्सिमम वर्क डन है जो किसी भी आप सिस्टम से करा सकते हो। तो हम अगर फॉर्मूला देखें तो बहुत आसान इसका फॉर्मूला होता है। तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो होती है आपकी माइनस एन एफ ई सेल। यानी ई सेल तो आपको पता ही है, ई सेल क्या होता है? ईएमएफ ऑफ सेल होता है। अरे ई सेल क्या होता है? ई सेल ईएमएफ ऑफ सेल होता है। तो ई सेल आपका ईएमएफ ऑफ सेल होता है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? फैराडे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। फैराडे कांस्टेंट आपको पता ही है, फैराडे कांस्टेंट क्या होता है? 96487 कूलम चार्ज को बोलते हैं। अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 96500 कूलम हो जाता है, यही है। और किससे मल्टीप्लाई कर दो? एन से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर्मूला ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा फॉर्मूला ही बता रहा हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री में तो फॉर्मूला ड्राइव करना नहीं होता है। एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जिसका लॉस और गेन हो रहा है। ठीक है, और माइनस लगाते हैं, तो यानी क्या है? सीधा फॉर्मूला है, जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है, जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है, यानी डेल्टा मतलब क्या है? चेंज, डेल्टा यू है तो चेंज, चेंज इन इंटर एनर्जी, डेल्टा एच है तो चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा जी है तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी।
और नॉट लगाते हैं तो क्या होता है, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, वो स्टैंडर्ड हो जाता है। तो ये हमेशा बराबर होता है, किसके बराबर होता है, माइनस एन एफ ई सेल, एन एफ ई सेल। एन होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो रहे हैं, ठीक है। एफ होता है फैराडे कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है। ई क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल होता है। अगर मैं चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकालना चाहता हूँ, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकालना चाहता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ईएमएफ सेल का जो लेंगे वो स्टैंडर्ड ले लेंगे, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल हो जाएगा। अगर किसी भी कंसंट्रेशन किसी भी कंडीशन पे ईएमएफ सेल का पता है तो वो ई सेल है, तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी आ जाएगी। और स्टैंडर्ड कंडीशन पे, किसपे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर ईएमएफ सेल का पता है, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन पे, जिसे हम ई नोट सेल बोलते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, तो वो क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी मिल जाती है। तो दो सिंपल से फॉर्मूले बहुत आसानी से हो जाते हैं। जैसे एन अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में 2 था, डैनियल सेल में भी एन की वैल्यू 2 थी, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होगा, फैराडे कांस्टेंट हमने देख ही लिया। नस्ट इक्वेशन से देखो, ये वाला जो फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ वैसे तो एनसीईआरटी में तो नहीं है, पर आपको कभी काम आ जाएगा तो आप एक बार देख लो वैसे ही, ठीक है। हमने देखा है कि नस्ट इक्वेशन कहता है जो ई सेल होता है, जो ई सेल होता है वो किसके बराबर होता है, ई सेल होता है ई नोट सेल माइनस ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन में NF लॉग क्या होता है, लॉग क्या होता है। कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जीरो भी हो सकती है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है। तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जीरो है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, क्या होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी अगर जीरो है तो कौन सी कंडीशन होती है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होता है केमिकल रिएक्शन, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद होगा। और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, केमिकल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। तो एक चीज आपको याद रखने वाली बात है कि अगर किसी सेल का ईएमएफ पॉजिटिव आता है तो उसकी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव आएगी, तो सेल आपके लिए वर्क डन करेगा, सेल आपके लिए वर्क डन करेगा। किसी सेल का ईएमएफ अगर पॉजिटिव आ रहा है तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगी, तो केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है, सेल आपके लिए क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी सेल का ईएमएफ नेगेटिव आ रहा है तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो प्रोसेस जो होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, केमिकल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी सेल आपके लिए काम नहीं करेगा, सेल आपके लिए काम नहीं करेगा। किसी सेल का अगर किसी सेल का ईएमएफ जीरो आ रहा है तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो होगी वो भी क्या होगी, जीरो होगी। तो अगर किसी सेल का ईएमएफ जीरो आ रहा है तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी भी जीरो होगी, तो यानी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है, तो प्रोसेस आपका जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है। तो ये चीज समझनी होगी। एक और चीज हमने पढ़ रखी है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे जो क्यूसी आपने पढ़ा था रिएक्शन क्वेश्चन, क्यूसी जो है अगर वो केसी से बड़ा होगा, क्यूसी अगर केसी से छोटा होगा और क्यूसी अगर केसी के बराबर होगा, क्यूसी अगर केसी से बड़ा होगा, क्यूसी अगर केसी से छोटा होगा और क्यूसी इक्वल होगा किसके, केसी, ठीक है। तो ये तीन केस हो सकते हैं, तीन केस हो सकते हैं, क्यूसी केसी से बड़ा, क्यूसी केसी से छोटा और क्यूसी बराबर केसी, क्यूसी बराबर केसी, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, अगर क्यूसी केसी के बराबर होता है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, क्या होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। अगर क्यूसी केसी से छोटा होता है तो जो केमिकल रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा होता है,
अगर क्यूसी केसी से बड़ा होता है तो केमिकल रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा होता है। ठीक है, तो ये आपको पता है क्यूसी केसी से बड़ा होगा तो केमिकल रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्यूसी केसी से छोटा होगा तो केमिकल रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और क्यूसी केसी के बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। क्यूसी बोलो, आपको मैंने बताया था जैसे केसी होता है ऐसे ही केपी होता है, ऐसे ही क्यूसी होता है तो क्यूपी होता है। अगर गैस है तो प्रेशर लेते हैं तो केपी या क्यूपी लेते हैं, कंसंट्रेशन ली है मोलर कंसंट्रेशन तो केसी या क्यूसी लेते हैं। तो अगर इक्विलिब्रियम आ जाता है तो क्यूसी इक्वल टू केसी है, तो क्यूसी ना लिख के क्यूसी और केसी को हम क्यू और के भी लिखते हैं, तो यानी क्यू के के बराबर हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे क्यू के बराबर हो जाएगा, वही क्यू क्यूसी है और के केसी है, ऐसे भी लिख देते हैं। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे क्यू के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। या आप कह सकते हो क्यूसी जो है वो किसके हो, क्यू क्यू बोलो चाहे क्यूसी बोलो, वो बराबर हो जाता है के या केसी, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसी ये आपकी जो नस्ट इक्वेशन है, अब इसको मैं बदलता हूँ एक फॉर्मूले में, मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं दोनों तरफ एनएफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये तो नस्ट इक्वेशन ही है कि ई सेल किसके बराबर है, ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एनएफ लॉग क्यू, दोनों तरफ एनएफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इधर भी एनएफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी एनएफ से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी एनएफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो एनएफ से मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी, और इधर भी एनएफ से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यही है, क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो एनएफ से एनएफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर माइनस इधर माइनस, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यही है, ये आ गया। अब एक और चीज है, ये माइनस एनएफ ई सेल किसके बराबर है, हमने अभी देखा माइनस एनएफ ई सेल, माइनस एनएफ ई सेल किसके बराबर है, डेल्टा जी के बराबर है। अरे किसके बराबर है, डेल्टा जी के बराबर है, डेल्टा जी के बराबर है, यही है। और माइनस एनएफ ई नोट सेल किसके बराबर है, माइनस एनएफ ई नोट सेल किसके बराबर है, ये डेल्टा जी नोट के बराबर है। किसके बराबर है, डेल्टा जी नोट के बराबर है, यही है। तो ये आपका एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है। हालांकि एनसीईआरटी में तो नहीं है, कई बार आप 11th की कोई बुक पढ़ोगे, ठीक है, या 12th की भी कोई हेल्प बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट एनी कंडीशन एनी कंसंट्रेशन, वो बराबर होता है स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। ये एक फॉर्मूला होता है, ये आपका एक फॉर्मूला है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, आप नहीं भी याद करोगे चलेगा, कोई बात नहीं। अब देखते हैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे क्या हो जाता है। अगर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे देखें तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे क्या हो जाएगा उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे क्या होने वाला है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन यही डाल लेंगे हम इसकी वैल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला तो हमारा ये बना हुआ है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे अगर हम बात करें तो क्या क्या होता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जीरो हो जाती है, बताया ना मैंने। इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जीरो हो जाती है, और क्यूसी जो है वो केसी के बराबर हो जाता है, क्यूसी जो है वो केसी के बराबर हो जाता है, कह दो क्यू के बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी रिएक्शन क्वेसेंट बराबर हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन क्वेसेंट बराबर हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी क्यूसी इक्वल टू केसी या क्यू इक्वल टू के। तो यहाँ वैल्यू डालते हैं, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो गई बेटा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी तो जीरो हो गई, और क्यूसी यानी क्यू किसके बराबर हो गया, क्यू बराबर हो जाएगा किसके, के बराबर हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, ये फॉर्मूला तो नहीं भी याद करोगे चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आपकी एनसीईआरटी में है ही है। तो क्या हो जाएगा उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसको इधर भेज देते हैं, तो डेल्टा जी नोट इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, नेगेटिव साइन उधर भेज दोगे तो इधर आ जाएगा नेगेटिव, तो क्या हो गया,
यानी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी वो होती है -2.303 RT और log Kc या K। ये फॉर्मूला आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला आपको मिल जाता है क्या, कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी किसके बराबर है, -2.303 RT और लॉग क्या है, लॉग के, लॉग क्या है, लॉग के, यही है। अब इसमें देखते हैं, ये R तो गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है जो केल्विन में डालेंगे, K या Kc जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, और ये स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होती है, ठीक है। इसको अगर आप चाहो तो वैसे भी बदल सकते हो, लिखने का एक तरीका, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये इतनी बड़ी वैल्यू है तो हम एक काम करते हैं, माइनस तो आगे कर देता हूँ मैं इसका, मैं NF से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मैं NF से डिवाइड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने इसको NF से ही मल्टीप्लाई करना है, NF से ही क्या करना है, डिवाइड करना है, करते हैं NF से ही मल्टीप्लाई, NF से ही डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा बेटा उस हिसाब से, NF इसके अपोन में चला जाएगा, NF इसके अपोन में चला गया, यही है, ये वैल्यू आ गई। इसमें अगर हम देखें तो R और T, अगर रूम टेम्परेचर की बात हो रही है 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, तो रूम टेम्परेचर पे कितना हो जाएगा, R की वैल्यू अगर हम डालें तो R की वैल्यू डाल दो, R की वैल्यू तो आपको पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर की वैल्यू क्या आ जाएगी 298, यही है। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 96500, ये है। तो सारा कैलकुलेट करेंगे, ये सारा हमने पहले भी कैलकुलेट कर रखा है, तो ये सारा कैलकुलेट करेंगे तो 0.0591 आता है, कितना आता है, 0.0591 आता है, ये है इस तरीके से, ठीक है। तो आप एक चीज समझो, ये आगे आपका, अब अगर हम देखें तो ये आपका एक फॉर्मूला ये भी बनता है, ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला ये भी बनता है, तो चाहो तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, चाहो तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एन से क्या कैंसिल कर दो, एन से क्या कैंसिल कर दो, एन से एन कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे एफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कैलकुलेशन में आप इसको यूज कर सकते हो, शॉर्ट है, लिखना तो यही हमेशा, लिखना ये पर यूज ये करना, बड़ा आसान था, मैंने बताया कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कितना है, -2.303, -2.303 RT और लॉग क्या है, के, के या Kc जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, के या Kc जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मैंने पहले ही बताया, माइनस आगे ले लिया, हम NF से ही क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, NF से ही क्या कर रहे हैं डिवाइड, ठीक है, उस हिसाब से, ठीक है। तो चाहो तो नहीं NF से करना चाहो तो NF की जरूरत ही नहीं है, सीधा F से ही मल्टीप्लाई करो, F से ही डिवाइड करो, जो कि फैराडे कांस्टेंट होता है, क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट होता है। तो इसके अपोन में क्या आ जाएगा, इसके अपोन में क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, तो इसके अपोन में F आ जाएगा। ये सारी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लें, ये सारी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, टेम्परेचर तो 298 ही होता है, फैराडे कांस्टेंट होता है 96,500, आर की वैल्यू पता ही होती है 8.314, सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ही आ जाएगा आपका 0.0591, ठीक है। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, एफ इधर लिख दिया और माइनस, तो ये एक फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी किसके बराबर है, -0.0591 एफ और लॉग के, एफ फैराडे कांस्टेंट है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इन पे फॉर्मूले पे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकालना बड़ा आसान होता है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, किसी भी सिस्टम की वो मैक्सिमम एनर्जी जिसको यूजफुल वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होती है। और आपको एक और चीज पता है, कई बार वो डेल्टा जी नहीं पूछते, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी नहीं पूछते, वो मैक्सिमम वर्क डन ही पूछ लेते हैं, वो क्वेश्चन घुमाने के लिए कहते हैं कि भाई मैक्सिमम वर्क डन बता दो, तो मैक्सिमम वर्क डन वही है, क्या निकालना है,
चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है। एक क्वेश्चन मैं इस पे करके बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं इस चीज को, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, एक जल्दी से मैं एक और सेल लेके जल्दी से बना के और इसको करके देखते हैं। मान लो कोई हम सेल ही ले लेते हैं। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, सेल भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। मान लो एक मैं अलग से अब सेल बनाना चाह रहा हूँ, तो एक अलग से मैं सेल बनाना चाह रहा हूँ। मान लिया मैंने ये सेल बनाया। ठीक है, अब एक अलग सेल बना रहा हूँ मैं। मैंने यहाँ एल्यूमिनियम की तो क्या ले ली, रोड ले ली। तो ये एल्यूमिनियम की रोड है। किसकी रोड हो गई? एल्यूमिनियम की रोड हो गई। तो ये एल्यूमिनियम की क्या हो गई, रोड हो गई। ठीक है, ये वाटर है, तो वाटर के अंदर एल्यूमिनियम का कोई क्या ले लिया मैंने, आयनिक सोल्ट ले लिया। तो आयनिक सोल्ट ले लिया। तो आयनिक सोल्ट लेना चाहो तो एल्यूमिनियम का कोई भी आयनिक सोल्ट लेना चाहो तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट भी ले सकते हो, एल्यूमिनियम नाइट्रेट भी ले सकते हो। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड भी ले सकते हो, तो AlCl3 ले लो, एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लो, एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लो, एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लो। तो मैंने इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लिया। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन हो गया। एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या हो गया, एक्वस सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने एक कोई ले लेते हैं, यहाँ पे भी अगर आप लेना चाहो तो किसी की भी ले लो। कॉपर की लेनी है तो कॉपर की ले लो, सिल्वर की लेनी है तो सिल्वर की ले लो। मान लो यहाँ मैंने सिल्वर का ले लिया। किसका ले लिया? सिल्वर का ले लिया। ये मैंने सिल्वर का है, ये सिल्वर का आ गया हमारा। ठीक है, तो ये सिल्वर की रोड ले ली जो एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव हो, यानी जिसकी रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम से कम हो। तो एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिविटी वाले बहुत सारे हैं, कॉपर है, सिल्वर है, बहुत सारे हैं, आयरन भी है। तो मैं सिल्वर की ले ली, तो ये सिल्वर की रोड हो गई। तो ये सिल्वर की रोड है, ये सिल्वर की रोड है, और इसके अंदर सिल्वर का कोई सॉल्ट डाल दिया, इसके अंदर सिल्वर का कोई सॉल्ट डाल दिया। तो इसके अंदर सिल्वर का सॉल्ट जैसे हमने डाल दिया, AgNO3 डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट आयनिक सॉल्ट डाल दिया, तो सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, इसमें वाटर में डाल दिया, क्या बन गया, एक्वस सॉल्यूशन बन गया। यही है। तो ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया। चाहे तो हम वायर से जोड़ देंगे, तो वायर में से तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये एनोड हो जाएगा, ये कैथोड। एल्यूमिनियम की रोड क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव है, ये एनोड का काम करेगी, और सिल्वर की क्या है, पॉजिटिव होगी, ये किसका काम करेगी, ये कैथोड का काम करेगी। यही है। और हम सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे आयंस के एक्सचेंज के लिए। तो देखो इसमें कौन से आयन बन जाएंगे, सिल्वर नाइट्रेट है तो सिल्वर आयन रहेंगे और नाइट्रेट आयन रहेंगे। यही है। इसमें कौन से आयन बनेंगे, एल्यूमिनियम आयन बनेंगे और क्लोराइड आयन बन जाएंगे। यही है। तो अगर हम देखें कैथोड एनोड का, अगर हम देख लें उस हिसाब से कैथोड एनोड का, तो कैथोड एनोड का देख लेते हैं। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, तो कैथोड पे जो रिएक्शन है, कैथोड पे क्या होगा, जो सिल्वर है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में बदल जाएगा, सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैथोड पे क्या होगा, सिल्वर आयन एक इलेक्ट्रॉन लेके सिल्वर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। एनोड पे जो होगा वो देख लेते हैं, एनोड पे क्या होगा। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम करेगा Al3+ में बदलेगा और 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, एल्यूमिनियम 3+ आयन में कन्वर्ट होगा और 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। यही है। तो एनोड पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कंसंट्रेशन, ये सॉलिड है, ये क्या है, एक्वस कंसंट्रेशन में है, ये एक्वस में है और ये सॉलिड में है। यही है। ये तो कैथोड एनोड का है। अब हमें ओवरऑल चाहिए होता है, मान लो इनकी अपनी कंसंट्रेशन भी दे रखी है। ठीक है, कोई भी ओवरऑल चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो अगर हम देखें तो 3 सिल्वर आयन 3 इलेक्ट्रॉन लेके 3 सिल्वर में बदलेंगे। दोनों को ऐड कर दें, अगर कैथोड एनोड को दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, ये इसके कहाँ आ जाएगा, ये ऐसे दोनों को साथ में ही ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम है वो क्या करेगा, 3 सिल्वर आयन के साथ रिएक्ट करेगा और 3 इलेक्ट्रॉन, ये तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड वाली बात हो गई, LHS को एक साथ ऐड कर लिया
और RHS को एक साथ कर लेंगे, क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम 3+ आयन, 3 इलेक्ट्रॉन किस में बदलेगा, 3 सिल्वर में बदलेगा, किस में बदलेगा, 3 सिल्वर में बदलेगा। यही है, कितना हो जाएगा, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड हो गया, यही है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन से क्या कैंसिल हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। अगर इनकी कंसेंट्रेशन मेंशन कर रखी है, सॉलिड की तो यूनिटी लेते ही हैं। अगर आयंस की कंसेंट्रेशन दे रखी है, मान लो सिल्वर आयन की कोई कंसेंट्रेशन है, मान लो सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन ले ली 0.01 मोलर। अभी मैं सिंपल डाटा इसीलिए लेता हूँ क्योंकि लॉग निकालने में दिक्कत ना आए, क्योंकि अभी आपने लॉग नहीं सीखी है, तो अभी सिंपल लॉग की वैल्यू आ जाए ताकि टाइम ना वेस्ट हो। और एल्यूमिनियम 3+ आयन है, इसकी भी अगर हम कंसेंट्रेशन ले लें तो इसकी कंसेंट्रेशन मान लो 0.1 मोलर ले ली, कितनी ले ली, 0.1 मोलर ले ली। तो अब अगर मान लो इस कंसेंट्रेशन पे वो क्या पूछता है, मैक्सिमम वर्क डन पूछता है, क्या पूछता है, मैक्सिमम वर्क डन पूछता है। कितने टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, यानी जो कि रूम टेम्परेचर होता है 298 केल्विन टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 298, उसमें मैक्सिमम वर्क डन निकालना है, किसका, सेल का। तो सेल का जो मैक्सिमम वर्क डन होता है वो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होती है, क्या होती है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होती है। तो हमें चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ही निकालनी है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हमें पता है, सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, ई नोट सेल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ई नोट सेल निकालेंगे। ई नोट सेल क्या होता है बेटा, ई नोट सेल था ई कैथोड, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, ये फॉर्मूला जो मैंने एनसीईआरटी वाला ही डाला है, इसमें दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल ही डालना है। ठीक है, चाहे एनोड का हो चाहे कैथोड का हो, रिडक्शन पोटेंशियल ही डलेगा वो। ठीक है, एनोड पे जबकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, उससे मतलब नहीं, डालना दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है। कैथोड के लिए अगर हम देखेंगे तो कैथोड पे क्या है, ये हमारा कैथोड था, तो कैथोड में क्या हो रहा है, जो सिल्वर है आयन है, सिल्वर आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिल्वर में। वहां तो वाक्य में कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, राइट साइड में है। ठीक है, पहले मेटल है बाद में आयन है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए कैथोड का। तो कैथोड का क्या चाहिए होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड पे हो तो ऑक्सीडेशन रहा है, पर चाहिए हमें रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी पहले आयन लिखेंगे एल्यूमिनियम आयन, और बाद में क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम लिखेंगे। ये है, तो ये वैल्यू हम देख लेते हैं कि कितना रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर आयन का होता है, कितना रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, और देखते हैं। तो सिल्वर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं, सिल्वर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ये रहा, सिल्वर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल 0.80, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.80 वोल्ट, वोल्ट में ही आता है, यूनिट वोल्ट ही रहेगी। ठीक है, और एल्यूमिनियम आयन का रिडक्शन पोटेंशियल है -1.66, एल्यूमिनियम आयन का रिडक्शन पोटेंशियल -1.66, तो एल्यूमिनियम आयन का रिडक्शन पोटेंशियल -1.66 वोल्ट है। यही है, दोनों को ऐड कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। इन दोनों को आप आपस में क्या करो, ऐड करो, कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2.46 वोल्ट इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल आता है। स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल का कब आता है, जब सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन कितनी हो, 1 मोलर, और इसकी भी कंसेंट्रेशन कितनी हो, 1 मोलर। सिल्वर आयन की भी कंसेंट्रेशन 1 मोलर हो, यूनिट कंसेंट्रेशन हो, एल्यूमिनियम आयन की भी कंसेंट्रेशन 1 मोलर यानी यूनिट कंसेंट्रेशन हो, तब तो जो ईएमएफ मिलेगा, क्योंकि यूनिट कंसेंट्रेशन यानी 1 मोल पर लीटर कंसेंट्रेशन, 1 मोलर कंसेंट्रेशन स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन है। तो सिल्वर आयन और एल्यूमिनियम आयन की 1 मोलर कंसेंट्रेशन है, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ मिल गया सेल का। लेकिन अगर स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन नहीं है, मैंने तो इसकी कंसेंट्रेशन 0.01 ली थी और इसकी ली थी 0.1 मोलर, ऐसे ली थी। सिल्वर आयन की 0.01 मोलर और एल्यूमिनियम की 0.1 मोलर। मोलर मतलब आपको पता ही होना चाहिए, मोलर मतलब मोल पर लीटर ही होता है, कंसेंट्रेशन, मोलर कंसेंट्रेशन, मोलैरिटी की बात, यही है। तो अब हम एक काम करेंगे, अब हम नस्ट इक्वेशन लगा के ईएमएफ भी निकालेंगे सेल का। क्या निकालेंगे, ईएमएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले तो क्यू निकालना है भाई, क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो अगर आप क्यू निकालोगे तो देखो क्यू कितना आ जाएगा, उस हिसाब से देखते हैं। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपने एक चीज देखी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम जो है, जो एल्यूमिनियम है वो क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम 3+ आयन में बदल रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है।
और सिल्वर आयन क्या कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके सिल्वर में बदल रहा है, तो 3 सिल्वर आयन 3 इलेक्ट्रॉन लेके 3 सिल्वर में बदल रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन का एल्यूमिनियम लॉस कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का। कितने का सिल्वर गेन कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का। तो एन की वैल्यू इसमें कितनी आएगी, जो एन की वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन जो लॉस और गेन हो रहे हैं वो कितने हैं, 3 है। चाहे लॉस देखो चाहे गेन देखो, क्योंकि जितना लॉस होगा उतना ही गेन होगा, जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उतने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। किसी एक को देखना होता है, दोनों इक्वली होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लॉस या गेन हो रहे हैं। अच्छा, क्यू की वैल्यू निकालेंगे। क्यू मैंने आपको बताया, क्यू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो डालते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर, इसके आगे कॉफिशिएंट 1 है, तो कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर की पावर 3 अपॉन में, इसमें भी कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम, कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम इसका कॉफिशिएंट 1 है तो पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन की पावर कितनी हो जाएगी, 3। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्यूसी या केसी बोलते हैं ना, क्यूसी सॉरी क्यूसी या क्यू बोलते हैं ना, तो चाहे क्यूसी बोलो कि चाहे क्यू बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही है। सिल्वर की कंसंट्रेशन मेटल की क्या होगी, यूनिट कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन यूनिटी होगी जो कि कांस्टेंट है। सॉलिड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, यही आ गया। इसकी वैल्यू डालते हैं। एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी आई है, एल्यूमिनियम आयन की आई है 0.1 आई है, ये एल्यूमिनियम आयन की आई है। और सिल्वर आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी आई है, सिल्वर आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 0.01 आई है, ये सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन आई है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं उस हिसाब से कितना आ जाएगा। ये है 10 की पावर -1 और ये है 10 की पावर -2, तो कितना हो जाएगा उस हिसाब से, कितना हो जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा, -1 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा भाई, -6 हो जाएगा, यही है, -6 हो जाएगा। तो ये चीज ऊपर चली जाएगी, ये चीज ऊपर चली जाएगी, क्या हो जाएगा, इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये है, कितना हो जाना है, दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 की पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये है। अब हमें एक चीज देखते हैं, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सेल का ईएमएफ देखते हैं कितना हो जाएगा। तो ईएमएफ जो सेल का होता है वो कितना होता है, ईएमएफ सेल का होता है, नस्ट इक्वेशन लगा रहे हैं अब हम क्या लगा रहे हैं, नस्ट इक्वेशन। तो ई सेल किसके बराबर है, ई सेल बराबर है ई नोट सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन में क्या है, एन एफ लॉग क्यू। रूम टेम्परेचर की बात करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 298 केल्विन टेम्परेचर पे। तो सारी वैल्यू डाल देते हैं, सारी वैल्यू अगर आप डाल दोगे तो ये सारी वैल्यू डालने के बाद कितनी आ रही थी, जो इक्वेशन 0.0591 आ रही थी ना, ये वैल्यू आ रही थी। ई नोट सेल कितना आ रहा है, ई नोट सेल आ रहा है आपका 2.46, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल का आ रहा है। एन की वैल्यू कितनी है भाई, एन की वैल्यू 3 है। क्यू कितना आया बेटा, क्यू आया 10 की पावर 5, यही है। तो देखो जो 5 होता है 5 आगे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और log 10 कितना होता है, 1 होता है, तो log 10 1 होता है, तो ये हटा ही दो। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको एक बार, कितना आ जाता है, ये सारी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएंगी 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.0591 डिवाइडेड बाय 3, ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 0.0985, यही है, -2.46। ये वैल्यू आपकी आएगी पूरी सॉल्व करके 2.3615 वोल्ट। इतने वोल्ट ईएमएफ आ रहा है, ईएमएफ पॉजिटिव आ रहा है, तो ईएमएफ पॉजिटिव आ रहा है तो सेल आपके लिए काम करेगा ही करेगा, सेल आपके लिए काम करेगा ही करेगा। अब उन्होंने कहा मैक्सिमम वर्क डन निकालो, मैक्सिमम वर्क डन निकालो। तो मैक्सिमम वर्क डन जो आता है होता है डेल्टा जी होता है। डेल्टा जी मैंने बताया था आपको कितना होता है, -NF ई सेल होता है, -NF ई सेल होता है, ये आपका डेल्टा जी होता है, -NF ई सेल। अगर स्टैंडर्ड ईएमएफ लेंगे सेल का तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशन पे आती है, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। पर आपको एक चीज याद है, स्टैंडर्ड नहीं पूछा उन्होंने, अलग कंसंट्रेशन दे रखी है, कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है।
इसलिए स्टैंडर्ड ईएमएफ भी नहीं लेंगे और स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी भी नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन यूनिटी नहीं थी, अलग कंसंट्रेशन थी। तो ई सेल कितना हो गया, ई सेल की वैल्यू डालोगे, ये फॉर्मूला था, हमने अभी पढ़ा था, हमने ये था। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी, मैंने ये भी बताया था कि जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होती है यही मैक्सिमम वर्क डन होता है, यही क्या होता है, मैक्सिमम वर्क डन होता है। आप वैल्यू डाल दो, ई सेल की वैल्यू डाल दो, ई सेल आपका आ रहा है 2.3615 वोल्ट है। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू डालोगे, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500 कूलम है, तो यहाँ इंटू कूलम हो जाएगा। और एन की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू आई थी 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा था, तो वोल्ट इंटू कूलम जूल आ जाएगा, तो ये जूल आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, कितने जूल आपकी एनर्जी आ जाएगी, कितने जूल आपकी एनर्जी आ जाएगी, देख लेते हैं कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो ये मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 96500 मल्टीप्लाइड बाय 2.3615, ये आपका आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा 683,654.25 जूल। यही है, ये आ गया। तो इतने जूल आपकी गिब्स फ्री एनर्जी है, ये नेगेटिव में आ रही है, यानी सेल आपके लिए क्या करेगा, जो केमिकल रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, सेल आपके लिए वर्क डन करेगा, सेल आपके लिए वर्क डन करेगा, क्योंकि ई सेल जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, जबकि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव आ रही है। ई सेल पॉजिटिव होगा तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगा, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। किलो जूल में निकालना है तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, तो यही एनर्जी किस में आ जाएगी, किलो जूल में आ जाएगी। तो किलो जूल में आ जाएगी तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएंगे पॉइंट, तो ये आपका ये वैल्यू आ गई, ठीक है। कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो डेल्टा जी आपका आ जाएगा -683.65425 किलो जूल, ठीक है। लिखने को पर मोल लिखना चाहो तो किलो जूल पर मोल लिख दो या किलो जूल ही लिख दो, ठीक है, क्योंकि पर मोल के लिए सारा डाटा कैलकुलेट होता है, ठीक है। उस हिसाब से राउंड ऑफ करना चाहो 5 हटा दो, 2 हटा दो, 4 हटा दो, ठीक है, फिर 5 हटा दो, तो इतने किलो जूल है, ऐसे भी लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली। तो ये मैक्सिमम वर्क डन आ गया जो सेल आपके लिए करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ बेटा सबको, सबको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो ऐसा है, आज इतना ही रखते हैं। इस पे ना दोनों पे क्वेश्चन आप कर लेना पहले, ई सेल पे, ई नोट सेल पे, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी पे, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी पे, एनसीईआरटी में दे रखे हैं कुछ क्वेश्चन, और कुछ आपके पास अगर 10 ईयर के क्वेश्चन हो, एमटीजी हो या यू लाइक हो, ठीक है, या एग्जाम आइडिया हो, या आपके आईएल हो 10 ईयर की, तो उनमें से क्वेश्चन कर लेना बोर्ड के कुछ, ठीक है। फिर अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करें, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। ओके सर। यस सर। क्लास एंड कर रहे हो बेटा, नमस्ते सर। नमस्ते।